गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे भारत से संबंधित ये चैप्टर है। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से होता है, वो कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की नींव रखी गई, और फिर इसी राष्ट्रवाद से किस प्रकार से भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत होते गया और अंत में भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर कैसे उभर कर सामने आया, तो देखेंगे हम लोग इस अध्याय में कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद को जागरूक किया गया, राष्ट्रवाद को विकसित किया गया या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये चैप्टर का पहला भाग है, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी, 18 तक ये चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय वो कौन सी घटनाएं घटी जिसके कारण भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद विकसित होने में मदद मिली, और साथ में इसी का लाभ लेकर किस प्रकार से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत और असहयोग आंदोलन चलाया जाता, ये पहला बिंदु। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा विकसित किया गया सत्याग्रह का विकास, रोलेट एक्ट और उसके प्रभाव, और असहयोग आंदोलन ही चलाने का क्यों गांधी जी ने निर्णय लिया था, उस तीन बिंदुओं को हम लोग इस मुख्य बिंदु के तहत देखेंगे। दूसरा इस चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु जो है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो ये जो खिलाफत असहयोग आंदोलन चला था, इसके बारे में लोगों के मन में अलग अलग विचार थे, अलग अलग धाराएं थे, अलग अलग संदर्भ थे, और उसका वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालते थे। तो शहरों में जो आंदोलन चला उनके क्या मायने थे, उनकी क्या सोच थी, ग्रामीण इलाके में जो विद्रोह हुए उनकी क्या सोच थी, और बागान में काम करने वाले मजदूरों ने जो विद्रोह किया था या आंदोलन किए थे उनकी क्या सोच थी, इनके बीच में हम लोग थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो दूसरा जो जन आंदोलन भारत में चलाया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरुआत होती है, क्यों नमक कानून तोड़ने का गांधी जी ने निर्णय लिया, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, यहाँ पर भी आंदोलन के अलग अलग मायने थे, और सविनय अवज्ञा की सीमाएं, मतलब उसकी जो लिमिट्स थे, वो लिमिट्स के कारण ही फिर कैसे इसको वापस लिया गया, उसको हम लोग देखेंगे। और अंत में जो चौथा हिस्सा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि सामूहिक अपनेपन का भाव, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें मुख्य रूप से प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद को विकसित करने में हमारे देश की जो गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपराएं, प्रतीक, कलाएं, लोक कथाएं, गीत, काव्य, साहित्य, इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके कारण भारतीय लोगों के मन में हमारे अतीत के गौरवशाली संस्कृति का एक स्वाभिमान की भावना निर्माण हुई, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष की भावना निर्माण हुई, और यही असंतोष फिर राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित करने का काम महात्मा गांधी जी ने अपने तीनों आंदोलन में किया था। 1921-22 का जो असहयोग आंदोलन, 1930 का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन या जिसको हम लोग डांडी मार्च कहते हैं, और तीसरा जो जन आंदोलन था वो था 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा इसकी प्रस्तावना देखते हैं, पार्श्वभूमि देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हमने देखा है कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, और एक लंबी प्रक्रिया के बाद में यूरोपियन देशों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई थी, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। उसी प्रकार भारत में भी इस राष्ट्रवाद की चेतना का विकास कैसा हुआ, यह हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, भारत का यह आधुनिक राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ हुए संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन के जुल्म और उनके दमनकारी नीतियों के कारण ही लोगों के मन में
अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और विरोध और घृणा की भावना निर्माण हुई, तो दूसरी तरफ अपने भूमि के बारे में राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती गई। और इसीलिए राष्ट्रवाद जो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद जो विकसित हुआ है, उपनिवेशवाद के खिलाफ जितने भी संघर्ष हुए, उन संघर्षों में, हर एक संघर्षों में ये राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती गई और अंत में इसका उद्रेक 1942 में हमको देखने को मिलता है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्षों के लोगों के बीच एकता का भाव उन्होंने पैदा किया। उत्पीड़न मतलब औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जगह जगह पर भला स्थानीय विद्रोह, अपनी अपनी समस्याओं के लेकर लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन बाद में उनमें एकता का भाव निर्माण किया। और वो एकता का भाव कई सारे हमारे नेताओं ने उस समय किए। खासतौर में इसमें कांग्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी के नेतृत्व में, तिलक के नेतृत्व में इसको एक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। भारत का यह आधुनिक राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ हुए संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ है और एकता का भाव, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध लिया। मतलब सभी लोगों का इन्होंने उत्पीड़न किया था, सबका दमन किया था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे के साथ ये बांध गए और एक लक्ष्य रखा कि हमें भारत को आज़ाद करना है। यही है राष्ट्रवाद। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी ने इन समूहों को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा किया। इसके अलावा इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, चित्र और प्रतीकों का भी योगदान, जैसे मैंने कहा था, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं इस अध्याय का पहला जो बिंदु है, पहला जो पॉइंट है, वो है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। 1919 के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाके तक फैल गया था। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हुए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। ये सब कैसे हुआ और संघर्ष की वो नई पद्धतियां कौन सी थी, इसके परिणाम क्या हुए, उन्हें हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और इस विश्व युद्ध के भारत पर बहुत सारे राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम हुए। भला ही स्वयं भारत इस युद्ध में नहीं था और या भारत कोई उसकी युद्ध भूमि भी नहीं थी, क्योंकि युद्ध यूरोपियन देशों में हो रहा था, लेकिन भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिशों का इस युद्ध में सहभाग था और इसीलिए औपनिवेशिक शासन ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया और भारतीय संसाधनों का, भारत के युवाओं का भी इस युद्ध में उपयोग किया गया। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उसकी मुसीबतें कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ देखते हैं। युद्ध के बाद महात्मा गांधी का उदय हुआ, जिसने संघर्ष के नए विचार और नए तरीके दिए और यही से फिर भारत की राष्ट्रवाद कई विकसित होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए। प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक सरकार ने रक्षा व्यय में भारी इजाफा किया। युद्ध में खर्चे को पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान देश में वस्तुओं की कीमती दोगुना बढ़ी। लोगों को वस्तुएं खरीदी करना मुश्किल होने लगी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाने लगा। परिणामी गांव के लोगों में भारी गुस्सा आया। 1918-19 और 20-21 में फसल खराब होने के कारण देश में खाद्य पदार्थों का अभाव निर्माण हुआ। इसी कारण देश में फ्लू की महामारी फैल गई और लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लेकिन अंग्रेजों को इसकी कोई चिंता नहीं थी और इसी बीच महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विकास किया। प्यारे बच्चों, सत्याग्रह की एक पार्श्वभूमि है। महात्मा गांधी भारत में आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में भारत लौटे थे और वहां उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ, मतलब रंगभेद के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया था, जिसे बाद में आप लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला ने आगे बढ़ाया था और लगभग 1990 में उनको सफलता मिली। 28 साल जेल में बंद रहने के बाद में वहाँ पर उन्होंने वर्णभेद को समाप्त किया, नस्लभेद को समाप्त किया और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की। और तो इस प्रकार से ये महात्मा गांधी ने अफ्रीका में नस्लभेद सरकार के खिलाफ जो एक जन आंदोलन शुरू किया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। और यही सत्याग्रह अब फिर भारत में किस प्रकार से महात्मा गांधी
उसका उपयोग करते हैं। तो ये सत्याग्रह क्या है, महात्मा गांधी जी का क्या कहना है, सत्याग्रह किसे कहते हैं, इस पर प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह के विचार में देखिए, सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना, सिंपल मीनिंग। तो वही विचार इसमें, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। प्यारे बच्चों, सिंपल यही है कि आपका उद्देश्य सही है और आप अगर अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो जुल्म कर रहा है उनके साथ हमें मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी हम लोग सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्षों में सफल हो सकता है। सिंपल सार यही है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप किसी अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे, तो ऐसे समय संघर्ष करने वाले के खिलाफ आपको शारीरिक बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनके खिलाफ कोई प्रतिशोध यानी कि बदले की भावना या उसके ऊपर आक्रामकता से प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको केवल अहिंसा के सहारे ही संघर्ष करके आपको जीत मिल सकती है। यही सत्याग्रह का सार है, सत्याग्रह का अर्थ है। तो इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना झंझोड़ना चाहिए। अब दमनकारी शत्रु की चेतना मतलब उसकी आत्मा को इस प्रकार से परिवर्तित कर दीजिए, बदल कर दीजिए अपने चर्चा के माध्यम से, अपने सत्याग्रह के माध्यम से, अपने तरीकों के माध्यम से, अहिंसात्मक तरीकों के माध्यम से, कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए और वो आपके आगे झुक जाए। इसी को कहते हैं शत्रु की चेतना को झंझोड़ना। गांधी जी का कहना था कि लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गांधी जी का विश्वास था कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है और यही सत्याग्रह का विचार है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने खेड़ा के आंदोलन क्यों किया? वैसे तो उन्होंने दो तीन आंदोलन किए थे, उसको हम लोग दूसरे इसमें स्लाइड में देखेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने खेड़ा में आंदोलन क्यों किया था? तो प्यारे बच्चों, फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने के हालत में नहीं थे और अंग्रेज सरकार उनको लगान चुकाने के लिए मजबूर कर रहे थे। किसान चाहते थे कि उन्हें लगान से ढील मिल जाए, इसलिए 1917 में गांधी ने किसानों की मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खेड़ा में सत्याग्रह किया था और इसलिए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में कौन कौन से ऐसे आंदोलन चलाए गए, उसके वर्ष क्या थे और स्थान कहाँ पर, और लास्ट में कि कौन से समुदाय का महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था। प्यारे बच्चों, वैसे देखा जाए तो अफ्रीका से भारत में आने के बाद 2 वर्ष वो भारत के राजनीतिक स्थिति को समझने में लगे, 15 में आने के बाद में 17 तक। और सबसे पहले उन्होंने 1916 में चंपारण में, ये बिहार में है चंपारण, तो चंपारण में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला राजनीतिक आंदोलन किया। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन भारत में कौन सा है? तो वो है चंपारण 1916 में बिहार में, जहां पर उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों का नेतृत्व किया था, क्योंकि नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी, उन्हें ज़बरदस्ती अनुबंध करके, एग्रीमेंट करके वो खेती की जाती थी, इसलिए नील की खेती वाले किसान खेती करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने नेतृत्व किया था। दूसरा अभी खेड़ा जिसके हमने बात की थी अभी 1917 में, ये गुजरात में है, ये किसानों का उन्होंने नेतृत्व किया था। अहमदाबाद 1918 में, ये सूती कपड़ा के मिल मजदूर थे, तो मुख्य रूप से जो गुजरात में है ये, तो वहाँ पर उनके साथ जो एक तो मजदूरी कम दी जाती थी उनको, और बाद में उन्हें काम से भी हटाया जाता था, इसके लिए उन्होंने ये अहमदाबाद में मिल मजदूरों का नेतृत्व किया था। उसके बाद में जो एक जन आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन 21-22 में, ये देशव्यापी था,
महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी अहमदाबाद से दांडी तक ये निकाला गया था, जिसको दांडी मार्च हम लोग कहते हैं 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये भी देशव्यापी आंदोलन था। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण उनके आंदोलन हैं। अब हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। वैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन की कामयाबी मिलने के कारण उत्साहित महात्मा गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। यह रॉलेट एक्ट के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 1919 में गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू किया गया और इसमें कौन से तरीके अपनाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया था। तो इस रॉलेट एक्ट का भारतीय लोगों ने विरोध किया था, इसके बावजूद भी उन्होंने जल्दबाजी में इसको पारित किया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। साथ में जो हमारा मीडिया है उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसलिए गांधी ऐसे काले कानून, इसको शैतानी कानून भी कहा जाता है, दमनकारी कानून भी कहा जाता है, विरोध करने के लिए अहिंसक तरीके से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चाहते थे, या जिसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, जो 6 अप्रैल से शुरू होना था। इसमें कौन कौन से तरीके अपनाए गए देखिए। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई, टेलीग्राफ कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। जब इस प्रकार के प्रक्रिया चली तो डेफिनेटली ब्रिटिश सरकार को फिर डर निर्माण हुआ कि उनके जो रेलवे और टेलीग्राफ पोस्ट व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने फिर इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए उन्होंने दमनकारी नीतियां अपनाई। इस व्यापक जन आंदोलन से चिंतित रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं भंग हो जाने की डर से अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू किया। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। इस अमृतसर में स्थानीय नेताओं में, प्यारे बच्चों, वही थे जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ मतलब होता है कि किसी भी शहर में उस स्थल पे, सार्वजनिक स्थल पर लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है। और जनरल डायर ने बाद में पंजाब में इसकी कमान संभाल ली। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वो कैसे हुआ देखिए, इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में गांव वाले लोग बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए जालियांवाला बाग में जमा हुए थे। लोगों को शहर में मार्शल लॉ लागू है इसका गांव वाले लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि ये स्थान गांव से बाहर था मेला। काफ़ी लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। उसी समय जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस समय का ये बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है, मानवीय नरसंहार। जालियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया कैसे हुई देखिए प्यारे बच्चों। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहर में लोग सड़कों पर उतरने लगे। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। जगह जगह हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी भवनों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्यवाही को निर्ममता से कुचलने का प्रयास किया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर घिसट कर चलने और साहिबों को सलाम मारने के लिए, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम मारने के लिए लोगों को मजबूर किया जाने लगा। लोगों को कोड़े मारे गए। गाँव में गुजरावाला यानी कि पंजाब में है ये, पर बम बरसाए गए। हिंसा फैल देख गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, मतलब बड़े शहर और बड़े गांव। इसलिए गांधी जी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे और यह हिंदू मुस्लिम के सहभाग के बिना संभव नहीं था, ये गांधी जी समझ चुके थे। इसलिए गांधी जी ने उस समय खिलाफत का मुद्दा उठाया। ये खिलाफत क्या है प्यारे बच्चों? तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के ऑटोमन सम्राट की हार हुई थी
और अब खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपी जाने वाली है, ये अफवाह एक फैल गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था उसकी हार हो गई, जिसे वो खलीफा कहा जाता था। जो मुख्य रूप से जो धार्मिक प्रमुख होता है उसको खलीफा कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर सम्राटों को खलीफा कहा जाता था। तो इन खलीफा की अभी शक्ति निकल जाएगी और वहाँ पर कोई दूसरे शासक को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसीलिए खिलाफत मतलब खलीफा के समर्थन में व उसको निकल जाने के विरोध में खिलाफत इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। खलीफा के तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का एक गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने भी समझ लिया कि इसके लिए महात्मा गांधी जी के साथ संयुक्त जन कार्यवाही शुरू करने के लिए चर्चा की और उसमें वो सफल भी हो गए। लेकिन गांधी जी के सामने समस्या थी कि इसके लिए कांग्रेसी नेताओं को मनाने, तो गांधी जी उसमें भी सफल हो गए। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए राजी किया कि हम लोग एक साथ खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन चलाया जाए, और आखिरकार इसमें वो सफल हो गए और कलकत्ता के अधिवेशन में उसको समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन बाद में नागपुर में उसको समर्थन दिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग क्यों? अब सवाल यह होता है कि महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना? प्यारे बच्चों, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शासन भारतीयों की सहयोग से स्थापित हुआ था और अब हम अगर ब्रिटिश शासन से अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ये शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। असहयोग मतलब ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार से सहयोग न करना, चाहे वो सैनिकी व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासकीय व्यवस्था हो, किसी भी इसमें हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारे देश में अधिक दिन तक शासन नहीं चला सकती है और भारत को स्वराज की स्थापना हो सकती है। इस प्रकार का विचार महात्मा गांधी जी ने था और इसीलिए उन्होंने असहयोग, ये नॉन कोऑपरेशन, इस मूवमेंट को चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी का सुझाव था कि इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना होगा, ये तरीके हैं उसमें। सरकारी नौकरियां छोड़ना होगा। सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो हम लोग व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू कर दिया जाएगा, जो आगे 1930 में शुरू किया गया। 1920 में गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन में देश भर में उन्होंने दौरा किया और लोगों को जागरूक किया और इस आंदोलन में सहभागी होने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस प्रस्ताव से सशंकित थे। वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार नहीं थे। 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का वो बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। ये विधायी परिषद मतलब उस समय भारतीय प्रतिनिधि वहाँ चुन के जाते थे, लेकिन उसको कोई ज़्यादा अधिकार नहीं थे, आज के विधानसभा जैसी। समर्थकों और विधायकों के खींचतान के बाद आखिर में सितंबर 1920 के, प्यारे बच्चों ये कांग्रेस के, ये 1920 ऐसा वर्ष है जिसमें 2 अधिवेशन हो गए। पहला जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जो सितंबर में हुआ था, और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग खिलाफत आंदोलन चलाने पर मोहर लग गई और जनवरी 1921 से आंदोलन शुरू होता। और प्यारे बच्चों, इसी नागपुर अधिवेशन में लोकमान्य तिलक जी का जो युग है वो समाप्त होता है और वहां से फिर एक प्रकार से गांधी युग शुरू होता है 1920 से, यानी कि असहयोग आंदोलन से। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने भाग लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, इसको हम लोग अगले पीरियड में हम लोग देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, सत्याग्रह का विचार क्या था, रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक नोट लिखो और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन क्यों चलाना चाहते थे, इन महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर आप लिखो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यही रुकते हैं और फिर आगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। धन्यवाद।